अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज दिसंबर की 29 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर मैंडेट चोरी करके इलेक्शन पर डाका डाल के इख्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार से मुतालिक है। इत्तलान अर्ज है कि फॉर्म 47 की जाली सरकार का सेम पेज फट चुका है। अब यह खलीज वाज़ेह तौर पर नजर आना शुरू हो गई है। वुज़रा और उनके सहूलतकारों के दरमियान जो कशीदगी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। अब बबांगे दोहल तकारीर में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये गिला, ये शिकवा किया जा रहा है। इसकी मजीद तफसीलात भी मेरे पास आ रही हैं, उसकी डिटेल्स क्या है वो भी मैंने शेयर करनी है। ब्लॉक्स अब चेंज हो रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट है, एक नया माहौल है। कंट्रीज के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती हैं वो नजर आना शुरू हो गया। मैंने पिछले व्लॉग में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की थी। अभी थोड़ी देर पहले चाइना ने अमेरिकी फौजी कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगा दी। अब अंदाजा कीजिए कि चाइना किस ब्लॉक में खड़ा है, हम कहां खड़े हैं, अमेरिका किस ब्लॉक के अंदर जा रहा है। ये देखने वाली बात है, अगर अभी तक किसी को ये समझ नहीं आ रही। और कल असद कैसर साहब से एक रशियन एम्बेसडर ने मुलाकात की है और फिर वो देख रहे हैं कि इस वक्त अगर ट्रंप कुछ कर रहा है और रशिया चुप करके बैठा है तो सारी सिचुएशन के अंदर रशिया कहां खड़ा है और अमेरिका कहां खड़ा है। ये गेम इतनी कोई छोटी गेम नहीं है। किसी को अगर समझ नहीं आ रही तो उसको अब समझ लेना चाहिए। थोड़ी देर पहले डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी एक ज़ुमानी जुमला दिया। उन्होंने कहा कि तब्दीली आने वाली है। तो हालात अब सबको तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। जिसको नजर नहीं आ रहे वो अहमकों की जन्नत में रहता है। आप हर आधे घंटे के बाद टेलीविजन के ऊपर एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, बल्कि मैंने तो बैक टू बैक लाइव कट्स देखे। ये सिर्फ और सिर्फ टेंशन की गमाज है, क्योंकि सेम पेज ना सिर्फ फट चुका है बल्कि पूरी किताब फटने लगी है। इसकी तफसीलात क्या वो शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका बड़ा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकेगा। 25 करोड़ अवाम का मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान अडियाला जेल के अंदर मुकीम है। 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, 500 से ज्यादा दिन यानी 600 के करीब दिन हो गए वो बंदा जेल के अंदर मौजूद है। सऊबतें, कैदो बंद, उसके अलावा फैसिलिटीज का ना होना, इसके बावजूद एक ही बात का डटा हुआ है, मेरा चोरी किया हुआ इलेक्शन वापस करो, 9 मई की तहकीकात करो, 26 नवंबर की तहकीकात करो। इससे वो पीछे नहीं हट रहा। जबकि जो बाहर बैठे हैं ये बाहर होते हुए भी हर 2 मिनट बाद मैक्सिमम एयर टाइम इंजॉय कर रहे हैं, मैक्सिमम फैसिलिटीज इंजॉय कर रहे हैं, झूठ के ऊपर अपना कारोबार खड़ा किया हुआ है, फिर भी इनकी गाड़ी चलकर नहीं दे रही। इनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता, चाहे वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो, इस तरह के इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता अडियाला से होकर गुजरता है। उस तरफ किसी का रुख नहीं है और ये समझते हैं कि उस फ्लाईओवर को बाईपास करके, उस रास्ते को बाईपास करके ये कुछ भी कर लेंगे। ये हो नहीं पा रहा। इस वक्त नून लीग जो बड़ी स्ट्रांग फुटिंग के ऊपर थी पिछले 1.5 साल के अंदर, वो सब किया जो अशराफिया चाहती थी, वो सब किया जो इनकी पार्टी के बानी कायद नहीं चाहते थे, वो सब किया जो पब्लिक नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी हालत ये है कि पिपणी फाते शट्टे, ठीक है, इनकी हालत ये है। इनको समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है। खलीज बहुत बढ़ गई है और मुक्तदरिया और इनके दरमियान खलीज अब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जुमलों के अंदर वाज़ेह है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने अपने वालिद बुजुर्गवार की बरसी के मौके के ऊपर जो बातें कही हैं वो कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला इंसान इग्नोर नहीं कर सकता। वो बार बार अपनी पार्टी को ये कह रहे हैं कि आप इनकी बातों में ना आना, ये आप बहुत जलील हो रहे हैं, आखिर में जाकर हमें बात पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से करनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी शिकवा किया कि मुझे हरवाने वाले कौन थे, मुझ पर केसेस डालने वाले कौन थे। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि टेंशन कहां पर है। मिफ्ता इस्माइल साहब ऑलरेडी कह चुके हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पहले कह चुके हैं, आसिफ किरमानी साहब बार बार बोल रहे हैं। अब तो इनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, राना सनाउल्लाह साहब शिकवा कर रहे हैं, अब बातों बातों में ये बात कर रहे हैं कि हम करें तो और क्या करें। तो लग ऐसे रहा है कि इस वक्त जो है वो टेम्परेचर बिल्कुल आखिरी मोमेंटम के ऊपर है और किसी भी वक्त ये पारा फटता हुआ नजर आएगा। बैसाखियां इनके पीछे से हट चुकी हैं और इनको नजर आने लग गया है कि आने वाले चंद दिनों में हमारे पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। इनको साफ नजर आने लग गया और यही शायद रीजन है कि पीपल्स पार्टी अब इस सारी खलीज के अंदर अपनी स्पेस बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि लेवल उनका भी कोई नहीं है। उनको पता है कि वो कहते हैं ना, गोश्त हलाल थे हड्डियां हराम। उनको पता है कि उसी एक मुर्गी के पीस का हिस्सा थे जिसमें हड्डी भी और गोश्त भी सब एक साथ था। उनको ये आइडिया नहीं है कि पब्लिक अब बहुत शानी हो चुकी है, पब्लिक बहुत समझदार हो चुकी है, उनको आइडिया है कि कौन क्या क्या है। लेकिन कैदी नंबर 804 ने इनकी मत मार दी है। अब ब्लॉक्स चेंज हो रहे हैं,
ब्लॉक गेम बदल रही है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई, मैंने देखा, मैं देखकर हिलकर रह गया। चीन ने अमेरिकी फौजी कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। चाइना ने अमेरिकी फौजी कंपनियों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। चीन ने अमेरिकी फौज की 7 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करके असासे मुंजमद कर दिया, उनके एसेट्स हैं वो फ्रीज कर दिए हैं। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मनसब संभालने से कबल ही चीन ने अमेरिका की 7 फौजी कंपनियों पर पाबंदी आयद करके अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। अब चीन किस ब्लॉक में खड़ा है, हमें यह सोचना होगा कि हम किस ब्लॉक में खड़े हैं। एक ऐसा मुल्क जो इंडिया का वीजा ओपन कर देता है उनके शहरियों के लिए, और हमारी जो जन्म जन्म की दोस्ती है हमारी तरफ तवज्जो नहीं करता, क्या हम उस ब्लॉक का हिस्सा रहेंगे और उसका साथ देंगे, या हमारा ब्लॉक वो होगा जिससे हमें कोई फायदा होने जा रहा है? ये अब आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। वैसे पॉलिसी मेकर जो है वो वजीर आजम तो होता नहीं हमारे मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क में तमाम स्टेक होल्डर्स बैठते हैं तभी पॉलिसी बनती है। अब लेट्स सी कि पॉलिसी क्या रहती है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी कंपनियों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान माउनिंग ने प्रेस ब्रीफिंग में किया। चीन की तर्जुमान ने कहा कि इन 7 अमरीकी फौजी कंपनियों के चीन में असासे मुंजमद कर दिए गए। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान ने बताया कि जिन 7 अमरीकी कंपनियों और इनकी आला इंतजामिया पर पाबंदी आयद की गई है, उन्होंने ताइवान को हथियार फरोख्त करके चीन की सलामती के मुनाफी काम किया, यानी चाइना के। और तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने यह भी कहा कि अमेरिका ने ताइवान की फौजी मदद करके चीन की खुद मुख्तारी में मुदाखलत की है। याद रहे कि जिन 7 कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई है उनमें इंसेंटिव इनकॉर्पोरेट, हडसन टेक्नोलॉजीज, सेरेनोक टेक्नोलॉजीज, राइथन कनाडा, राइथन ऑस्ट्रेलिया, एयरकॉम इनकॉर्पोरेट और ओशी नेरिंग इंटरनेशनल शामिल हैं। ये तमाम कंपनियां हैं और तकरीबन फौजी तरबियत की मद में $895 बिलियन खुसूसी तौर पर मख्तस किए थे जो बाइडन ने ताइवान की मदद करने के लिए। ये स्टोरी है मेरी नज़र में। तो अब आने वाले दिनों में, थोड़ी पिछले व्लॉग में जो कह रहा था आपको कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसको देखना होगा। अब ट्रंप बड़े डिफरेंट अंदाज से खेलने वाला आदमी है, बड़ा अग्रेसिव है। वो उन मुमालिक को अपने साथ मिलाना चाहता है जो जिनकी जमहूरी कुव्वतें डीप स्टेट से छुटकारा हासिल कर चुकी हैं या एटलीस्ट ऑन द सेम पेज है। ऑन द सेम पेज यानी 80-20 का, जिसमें 80 जो है वो डेमोक्रेटिक पावर्स को हासिल है। अब उसमें कुछ मुमालिक के नाम आना शुरू, जैसे बांग्लादेश है, जैसे जर्मनी है, जैसे साउथ कोरिया है, जैसे यूके है। इस तरह के मुमालिक जहां पर अब जो है पब्लिक पावर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और डीप स्टेट से छुटकारा हासिल कर चुके हैं, वहां पर ये ब्लॉक्स चेंज हो रहे हैं। और इसी तरह के ब्लॉक्स अब अगर हमारे खित्ते में भी चेंज हुए तो हम कहां खड़े हैं ये हमें तय करना होगा। लेकिन हमारी जो सरकार है उसने अपनी समत दिखा दी है कि उनकी हालत क्या है और उन्होंने आगे क्या करना है। अब सेनेटर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं हुकूमत पर प्रेशर तो जरूर आएगा लेकिन जिंदा कौमें प्रेशर बर्दाश्त करती हैं। हम अपनी कौमी सलामती पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये नून लीग के सेनेटर हैं। इनसे कोई पूछे कि जिंदा कौमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती तो उस वक्त ना करते ना जब एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान ने बोल दिया था। उस वक्त तो आपकी पिपड़ी फा थी। उस वक्त तो आप दुनिया को ये लेक्चर देते थे कि हम वेंटिलेटर के ऊपर हैं, हम बड़े प्रॉब्लम में हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब आपको ये याद आ गया क्योंकि आपका पर्पस नहीं सर्व हो रहा, आपकी पूरी की पूरी पार्टी का प्रॉब्लम सारा ये। लेकिन कौम का नाम लेते हुए शर्म भी नहीं आती हम सबको। हम तो बस कौम के नाम के ऊपर वो सब कुछ कर जाते हैं। आईन, कानून, कौम, अवाम, ये घिसे घिसाए, रटे रटाए, मुके मुकाए और घिसे पिटे जुमले अभी तक हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है। हमें शर्म भी नहीं आती कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। इमरान खान का जो मसला है ना वो फौजी अदालत नहीं है। मैं आपको बता दूं, इमरान खान को इससे कोई डर खौफ नहीं। उनके ऊपर प्रेशर जरूर डाला गया कि आपका भी इस तरह से ट्रायल हो सकता है, आपको सजा हो सकती है। इमरान खान को इससे कोई खौफ नहीं, और जिस तरह के हालात बन गए, जितना प्रेशर डेवलप हो गया, मुझे नहीं लगता कि उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होगा। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। और फिर एक और चीज, जो लोग कह रहे हैं कि रिचर्ड ग्रैनल जो ट्वीट कर रहा है बैठकर, ये उसकी जाती राय है, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर कर रहा है। इतने बड़े ऑफिस का बंदा इस तरह की बात करे तो सोच समझ के करनी चाहिए। इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, तो भाई ये जाती राय उस वक्त जाती राय मानी जाएगी जब ट्रंप ये कह देंगे कि भाई मैं इससे लाताल्लुकी का इजहार करता हूं, या ट्रंप स्नब करेंगे कि तू की करने है, नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है एंडोर्समेंट है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये सिर्फ रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट नहीं है, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी का अटमोस्ट रिफ्लेक्शन है। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा तो आप अपने दिमाग का चेकअप करा लें। और मेरे ख्याल में बहुत जगहों पे अब समझ आना शुरू हो गया, इनको आइडिया है कि ये रिफ्लेक्शन है या नहीं है। मैं कुछ वायरल बयानात शामिल करता हूं इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, ज्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती सानू की कैसे कर लेते हो यार।
یہ نصرت جاوید صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کو امریکیوں نے نہیں ہٹایا تھا، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن چاہیے تھی۔ نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں اس نے دیکھا عمران قابو میں نہیں آ رہا، اس کا دل تو فیض حمید پر آیا ہوا ہے، اس نے اپوزیشن کو ڈرایا اور خان کو ہٹا دیا۔ تو جس نے ہٹایا کبھی ان کے خلاف بھی تحقیقات کا رخ موڑ دیا جائے تو بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ہر وقت جو سیاستدان اس رگڑے میں آتے ہیں آخر کہیں نہ کہیں تو ان کو بولنا پڑے گا۔ اور پھر اسلام آباد کی جو حالت ہے، میں اسلام آباد کی حالت آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام آباد میں سیف سٹی کیمرے ہونے کے باوجود 163 افراد 2024 میں قتل ہوئے، 432 گاڑیاں چھینی گئیں، اور چوری ہونے والی گاڑیاں الگ ہیں، یہ جو چھینی گئی ہیں اور جو قتل ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیلز دے رہا ہوں۔ پولیس یہ جواب پیش کرتی ہے کیونکہ یہاں پر احتجاج کرنے والے آ جاتے ہیں تو اس کو تو ہم نہیں روک سکتے۔ سیف سٹی کیمراز کے ہوتے ہوئے یہ اس ملک کا حال ہے، یہ فیڈرل کیپٹل کا حال ہے، اور اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو بنی گالہ ہاؤس اریسٹ ہونے کے بدلے سیاسی سپیس دینے کی آفر کی گئی، لیکن عمران خان نے کہا پہلے سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، میں ابھی جیل میں رہنا چاہتا ہوں، میں ادھر رہوں۔ میں نے پہلے کہا تھا نا آؤٹ آف سلیبس ہے، اور کہتا ہے میں جیل میں رہنا ہے، مجھے باہر آنا ہی نہیں ہے، جب تک میری بات نہیں مانو گے مجھے باہر نہیں آنا ہے۔ بھائی آپ بندہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے، کیسے کر لیتے ہو یار۔ آگے جی خواجہ سعد رفیق صاحب، ملک لوگوں کی مرضی سے نہیں چلے گا تو کیسے چلے گا؟ ہم نے سارے دور دیکھ لیے، سب کو دیکھ لیا، کسی کا پردہ باقی نہیں رہا۔ پردہ منہ کا ہوتا ہے بھائی، اب تو پیچھے سے بھی پردہ ہٹ گیا، معذرت کے ساتھ جو تھوڑی بہت عزت بچی تھی نا وہ بھی گئی۔ اب مجھے سب سے جو خوبصورت سٹیٹمنٹ لگا ہے وہ حسان نیازی صاحب کی والدہ کا لگا ہے، نورین نیازی صاحبہ۔ وہ کہتی ہیں حسان کے وکیل کی عدالت تک رسائی نہیں ہو سکی، اس لیے اس نے اپنا مقدمہ خود لڑا۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ حسان کو 10 سال کی سزا کس بات پر ہوئی ہے۔ اپیل فوج کے پاس نہیں بلکہ ہائی کورٹ میں کریں گے، ہمارا سارا خوف اور ڈر ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ اس کی والدہ ہے جس کی نوجوان بیٹے کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان سزاؤں کا کوئی فیوچر نہیں ہے، جیسا ہی کوئی پولیٹیکل چینج آئے گا سزائیں ختم ہو جائیں گی۔ بالکل اسی طرح سے جب ٹرمپ آیا ہے جو کیپٹل ہل کے اندر ہوا تھا، اب 3-4 تاریخ کو ان تمام کو ریلیز کر دیا جائے گا جن کو 10-10 سال کی سزائیں سنائی گئی تھیں۔ تو اس کو تو آپ بھول جائیں کہ یہ کیا ہے۔ ایک شفقت اوان صاحب وکیل ہے، وہ کہتے ہیں میاں والی بیس حملہ کیس میں وکیل میں تھا، جج صاحب نے جھوٹی شہادتوں کی بنیاد پر مقدمہ خارج کر دیا اور تمام ملزمان کو باعزت بری کر دیا۔ اسی میں سے 2 کارکنان کو اٹھا کر ملٹری کورٹ نے سزا دے دی۔ اب کیا ٹرائل کورٹ کے جج جھوٹے تھے؟ ویری ایپٹ اینڈ ویلڈ پوائنٹ۔ اس کے اوپر بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ بندہ اتنا ہی کہہ سکتا ہے بھائی کیسے کر لیتے ہو یار۔ خواتین و حضرات، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔